छोटे रोजगार जो यहाँ के हैं युवा, उनके लिए टूल्स के, स्पेयर्स की शॉप्स खोली। के लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का पार्क बनाया जाए। नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज। साथियों, आज हमारे साथ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन जेड रहमान जी है। रहमान साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी आपका और आपके चैनल का। है। रहमान साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दें जिसमें कि वो आपको जान सकें। मैं जेड रहमान, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन आईएए का वाइस चेयरमैन हूँ। ग्रेटर नोएडा में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे और पॉलिसी मेकिंग में। जहाँ जहाँ हमें इश्यूज़ या दिक्कतें आती हैं या सुझाव होते हैं, वो हम प्रशासन को भेजते रहते हैं। सर, जैसे कि हमारा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इसमें जो गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, छोटी छोटी है, चाहे वो एमएसएमई की हो या बड़ी हो। तो आप लोगों की क्या समस्याएं रहती हैं जिन्हें सरकार नहीं सुनती? समस्याएं दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं जो टेम्परेरी होती है, डे टू डे वाली होती हैं, और एक वो है जो पॉलिसी मैटर्स की होती हैं। तो जो डे टू डे है उसके लिए लगातार मीटिंग उनसे करते रहते हैं, समन्वय बना रहता है, जिसमें कि डीआईसी ऑफिस मिला होता है, उद्योग बंधु में डीएम भी होते हैं और अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो वहाँ हम डेली के मुद्दे लेके चलते हैं और महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। दूसरे मुद्दे वो होते हैं हमारे जिनका सरोकार लंबे समय के लिए हो, जैसे रोज़गार कैसे बढ़े, इंडस्ट्री कैसे बढ़े, इंडस्ट्री एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये मुद्दे हम डिस्कस करते हैं, उनके साथ लेके जाते हैं। जैसे आप प्राधिकरण से या यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों से जब अपने मुद्दे डिस्कस करते हैं, तो क्या वो मुद्दे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं या वो लोग थोड़ा डिले करते रहते हैं? उसमें कुछ सॉल्यूशन मिलता है आपको? नहीं, इसमें कई बार मुद्दों को बहुत सालों लग जाते हैं और कई बार जल्दी हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कोरोना मार के बाद वर्कर्स या लेबर्स के लिए हॉस्टल या रहने की परमानेंट सुविधा नहीं थी। उसके लिए हमने 2 साल से प्रयास किया, लोगों से बात करी, अथॉरिटीज़ से बात करी, प्राधिकरण से बात करी, और प्राधिकरण ने फाइनली उसको एक्सेप्ट किया कि हम इसको जल्द से जल्द बनाएंगे। उन्होंने अपने मीटिंग में भी कंफर्म किया है, 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी रिलीज़ किया उन्होंने, कि वो एक हॉस्टल्स बनाएंगे वर्किंग मैन के लिए भी और वर्किंग वुमन के लिए, दोनों के लिए ही बनाएंगे। तो ये एक फौरी समस्या है जिनका उन्होंने सॉल्यूशन किया है। दूसरा समस्या हमारे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हैं कि रोड्स या बिजली पानी इन सब चीज़ों के लेके, तो उसमें मुद्दे बहुत टाइम से लंबित हैं। कुछ के सॉल्यूशन हुए, कुछ के हुए ही नहीं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल है ओटीएस स्कीम इंडस्ट्रीज़ के लिए, काफ़ी सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, अभी तक वो लाई नहीं गई है। जबकि विपरीत रेजिडेंशियल में पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है। तो हमारी प्राधिकरण से मांग है कि जल्द से जल्द ओटीएस स्कीम इंडस्ट्रीज़ के लेके आए, जिससे उनको लाभ मिल सके। केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से स्कीमें बनाई जाती हैं, उनको बड़े ज़ोर शोर से लॉन्च किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो धरातल तक नहीं आ पाती। जैसे कि भाई कुछ लॉन्स की स्कीम होती है जो एमएसएमईज के लिए होती है, उसमें सब्सिडीज़ होती हैं, लेकिन होता क्या है कि ना तो उन्हें बैंक अप्रूव करके देते हैं ना वो। तो किस तरह की वो समस्या क्या रहती है, या इसमें कुछ सॉल्यूशन सुधार हुआ है? नहीं, इसमें लोन के केस में काफ़ी सारी समस्या सालों से चल रही आ रही थी, और इसमें दो तरह की समस्या है। एक, इन्फॉर्मेशन ना होना या ज्ञान का कम होना। दूसरा, उसका क्रियान्वयन करना या उसकी धरातल पे लेके आना। तो जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए बैंक कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि उनके लोन प्रोसेस करे, तो जनरली वो इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे उद्यमी को भी कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि लोन की स्कीम क्या है, उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या पूरी करनी है, तो वो तैयारी पूरी नहीं होती, आधी तैयारी से वो लोन नहीं ले पाते। जैसे भाई आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे थे, अभी आ रहे थे, जैसे साइड सी की बात करें या साइड बी की बात करें, तो वहाँ के जो रोड है वो ऐसे हैं कि उनमें चला नहीं जा सकता बिल्कुल भी। तो आप लोगों के भारी भारी ट्रक्स आते हैं जो वाहन मतलब सामान को लेकर जाते हैं और आते हैं, तो कैसे मुसीबत होते हैं, कैसे सामना करते हैं उन चीज़ों को? रोड की बात करें, स्पेशली जो यूपी सीडा के एरियाज़ हैं, तो वहाँ रोडों की बहुत बुरी हालत है, खस्ता हालत है। और अक्सर जो गाड़ी है वो कभी गिर जाती है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी टायर फट जाते हैं,
लोडेड की वजह से। और वहाँ पे रोड पे काफ़ी सालों से कुछ खास काम नहीं हुआ था, सिर्फ पैच वर्क होता है हर 2 साल 3 साल में, बस गड्ढा भर देते हैं, उससे आगे ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। जबकि बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स परफेक्ट होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, जैसे हम क्लेम करते हैं। जैसे एक मुद्दा बहुत उठता है कि भाई जो लोकल यहाँ के युवा हैं उन्हें हमारी जो कंपनियां हैं वो रोज़गार नहीं देती हैं, तो एसोसिएशन ऐसा क्या करती है कि भाई उन्हें भी कुछ मिले, या कुछ कदम उठाया है कि इस तरफ कि उन्हें भी रोज़गार दिया जाए यहाँ के युवाओं को भी? देखिए, एसोसिएशन इस पे 2 तरह से काम करती है। एक तो एसोसिएशन ये करती है कि उनके लिए स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए, इसके लिए हमेशा प्राधिकरण से भी बोलती है और ज़िला प्रशासन से भी, और बीच-बीच में उनके कैंप्स भी लगवाती रहती हैं। तो ये एक एसोसिएशन के लेवल पे करते हैं। दूसरा लेवल ये है कि रोज़गार के लिए युवाओं को थोड़ा-सा अपने अंदर स्किल करना पड़ेगा, और 2 तरह के युवा हैं यहाँ पे। एक वो हैं जो संपन्न हैं, और एक वो हैं जिनके लिए रिसोर्सेज़ नहीं हैं। तो हमारी हमेशा ये रहती है कोशिश कि जो संपन्न है कम से कम वो खुद उद्यम लगाए, खुद वो 4 लोगों का और रोज़गार पैदा करें। उसके लिए वो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, पैसा है, सिर्फ़ उनको गाइडेंस चाहिए या स्किल डेवलपमेंट चाहिए उनके लिए। तो ऐसा नहीं है अगर लोग स्किल होंगे तो उन्हें रोज़गार मिलेगा। एक हमारे माध्यम से आप सरकार से या प्राधिकरण से यूपेडा से क्या मांग करना चाहते हैं ऐसी कि भाई उनके जो आपके कुछ इश्यूज़ है कि वो उन्हें सॉल्व करें जल्दी से जल्दी? हम ये चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या इश्यूज़ होते हैं, उसको टाइम बाउंड सॉल्व किया जाए, और पॉलिसी मैटर बनाते टाइम में इंडस्ट्री की या इंडस्ट्री के एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की फीडबैक्स पहले लिया जाए, उसके बाद पॉलिसी लगाई जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिसी पहले आती है, उसके बाद फीडबैक मांगते हैं, तो उससे वो सही पॉलिसी बन नहीं पाती। दूसरा, हमारी प्राधिकरण से डिमांड रहेगी कि जल्द से जल्द हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, और एक छोटे रोज़गार जो यहाँ के हैं युवा, उनके लिए टूल्स के, स्पेयर्स की शॉप्स खोली जाए, जिनसे कि उनको रोज़गार मिले और इंडस्ट्री को उनके सामान यहीं मिल जाए, उनके लिए दिल्ली और नोएडा ना जाना पड़े। जैसे हमारे सरकार क्षेत्र में अभी एक यमुना अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप कर रही हैं, तो उनमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से कि भाई उसमें कुछ नए चेंजेस आए? देखिए, उसमें अथॉरिटी जो यमुना अथॉरिटी कर रही है, उसमें अभी 2 तरह के पार्क्स की पता लगी है। एक एमएसएमई पार्क बना रहे हैं, एक टॉय पार्क बना रहे हैं। अच्छा, इसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज के टाइम में जो हमारा ये जनपद है या यमुना का एरिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए धीरे-धीरे फेमस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो युवाओं को रोज़गार बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उसके लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का पार्क बनाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जितने प्रोडक्ट्स हैं या अप्लाइंसेस हैं, उस पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पे। तो हम उससे बचने के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं जो डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए हो, तो हमें रोज़गार भी मिलेगा, प्लस हम आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। इसकी हम यमुना अथॉरिटी से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए पार्क लेके आए। रहमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार के अधिकारीज़ हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का हल करने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद साहब, आप